चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल एंड अदर सेल ऑर्गेनल। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। खासकर जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया, बाकी सेल ऑर्गेनल किसने डिस्कवर किए और कौन से ईयर में किए। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन ईयर 1665 में। जो रियलिटी में जो उन्होंने जो सेल देखे थे तब वो डेड सेल थे, लिविंग नहीं थे। लिविंग सेल जो है अलग साइंटिस्ट ने जो है उन्होंने डिस्कवर किया हुआ है और उनका नाम अलग है। तो उन्होंने जब ये 1665 में सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। तो इस बुक में उन्होंने लगभग 60 ऑब्जर्वेशन दी थी माइक्रोग्राफिया में। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने जब थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क जो है ढक्कन है लकड़ी का, बॉटल का, इसको बोलते हैं बॉटल कॉर्क, जो कि ओक ट्री का जो है लकड़ी का बना होता है। ये इसका एक सेक्शन लिया उन्होंने और उस सेक्शन को काट कर जो है माइक्रोस्कोप में देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया ये टाइनी स्पोर से छोटे छोटे, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल्स। तो सेल एक्चुअली जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड सेला से। सेला एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर एक महात्मा मॉन्क रहते हैं एक रूम में, उसको सेला कहा जाता है लैटिन में। इस तरह का, तो इस तरह की जो है ऑब्जर्वेशन थी, इस तरह के सेल थे। जहाँ हनी कॉम में जो है को बोला जाता है सेलुलाई, और सेलुलाई हनी कॉम में जो सेल होते हैं ऐसे होते हैं। इन ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से इनका नाम दिया गया सेल। और जब उन्होंने सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, तो उनको जो है रियल स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल का पता नहीं था, सिर्फ उन्होंने ऐसे ऐसे ये जो है कंपार्टमेंट्स ऐसे देखे थे। तो ये हम पिक्चर में देख रहे हैं जो ओक ट्री की ये बॉटल कॉर्क है, जिसकी स्लाइसिस से स्लाइड बनाकर उन्होंने देखा। तो ये माइक्रोस्कोप है जो कि रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप तब इस तरह का होता था, जिससे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और इस तरह का जो है वो सेक्शन जो है वो देखी थी उन्होंने माइक्रोस्कोप में। इसमें अगर बड़े वे में देखें तो इस तरह के छोटे छोटे जो है इस कंपार्टमेंट थे, जिनको उन्होंने फिर नाम क्या दिया, सेल। तो जब उन्होंने सेल को देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, एक्चुअली एम्प्टी थे क्या, वो एम्प्टी सेल वॉल थे ऑफ प्लांट टिश्यू, क्योंकि उसमें जो है अंदर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो ये एम्प्टी जो है एक्चुअली में उन्होंने क्या देखा था, ये देखा था उन्होंने सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल की हम बात करते हैं, जो प्लांट सेल में होते हैं खासकर, जब कुछ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो सेल वॉल को भी जो है रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था 1665 में, माना जाता है उनका ये भी। तो ये एक्चुअली जो देखे थे वो सेल वॉल थे, और अंदर जो है एम्प्टी सेल थे, वो डेड सेल थे जो उन्होंने डिस्कवर किए गए थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो जिस माइक्रोस्कोप को उन्होंने यूज़ किया उसकी इतनी मैग्नीफिकेशन नहीं थी, पावर नहीं थी कि मैग्नीफाई करके इमेज को दिखा सके। तो उसकी वजह से वो क्या कर सके थे, अंदर सेल के अंदर क्या कंपोनेंट थे, क्या मटेरियल था, केमिकल क्या थे, वो नहीं देख पाए थे। सिंपली वो जो है वो एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल देखी थी और बीच में खाली पोर्शन। तो उसकी वजह से उनको जो है एक्चुअली ये पता नहीं चला कि सेल क्या है, अलाइव है चीज़ है, लिविंग है। ये वो जजमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए, नहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो ही सेल ऑब्जर्वेशन जो है, इससे इंडिकेशन ये मिलती है कि वो ना तो उनको न्यूक्लियस सेल में दिखा, ना ही कोई और जो है सेल के ऑर्गेनल्स उनको दिखे, ना ही ये पता चला कि सेल क्या है, वो लिविंग थिंग में आता है, जो लिविंग है सेल, ये चीज़ पता नहीं चली। तो फिर डच साइंटिस्ट थे एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने क्या किया, एक अच्छे तरीके से एक अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल है जो उनको जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखा था। क्योंकि जो लीeuwenhoek थे वो मास्टर थे माइक्रोस्कोप को बनाने में, माइक्रोस्कोप मेकर थे, वो बनाते थे। और परफेक्टली उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया, सिंपल माइक्रोस्कोप को, जिसमें कि जो अच्छे किस्म के जो हैं वो लेंसेज लगाए, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो थी साथ में जो 200 या 300 टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई करके क्लियरली जो है वो दिखा सकता था उनका जो डेवलप किया हुआ जो माइक्रोस्कोप था। तो लीeuwenhoek ने जो है वो क्या चीज़ देखी,
उन्होंने देखा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल जो देखे थे, तो इनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स उन्होंने नाम दिया था इनको। तो वो लेवेनहुक ही थे जिन्होंने ह्यूमन सेल को भी देखा, खासकर स्पर्मेटोजोआ को उन्होंने देखा था 1677 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्वेन और शाल्टन ने जो है क्या किया था, एनिमल्स और प्लांट्स सेल को देखा था और उनको क्या ऑब्जर्व किया गया था, स्टडी किया था। तो श्वेन और शाल्टन ने इन्होंने 1838 और 1839 में जो है ये देखा था। और यही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, ये की डिफरेंसेस बताए थे प्लांट्स और एनिमल सेल में। खासकर कौन सा, जी की प्लांट सेल में जो है वो सेल वाल होती है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। ये यूनिक डिफरेंस भी उन्होंने देखा था। और यही जो श्वेन और शाल्टन हैं, इन्होंने ही क्या है सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी लगभग 1839 में आई थी। तो इनको क्रेडिट जो सेल थ्योरी का हो इनको जाता है। इसमें जब जिन्होंने सेल थ्योरी दी, तो तब क्या हुआ कि एक चीज़ पता नहीं चल पाई थी कि जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली जो न्यू सेल हैं वो कहाँ से आते हैं। तो वो उस पजल को इन्होंने सॉल्व किया था रोडोल्फ विर्चू ने इन 1855 में, जिन्होंने ये स्टेट किया था, बताया था कि जो एग्जिस्टिंग सेल हैं वो आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पुराने सेल हैं ओल्ड सेल से जो है न्यू सेल बनते हैं, ओल्ड सेल के डिवीजन से न्यू सेल बनते हैं। ये रोडोल्फ विर्चू ने 1855 में बताया था। इसके अलावा तो है ही गेव द स्टेटमेंट ऑफ ओमनी सेलुला आ सेलुला, जिसका मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये क्या है, ओमनी सेलुला का मतलब क्या है कि ऑल द एग्जिस्टिंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो है कभी क्वेश्चन आता है कि ओमनी सेलुला किसने बोला था, तो ये रोडोल्फ विर्चू ने दिया था 1855 में। इस टेबल में हम ये देख पा रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल या कोई थ्योरीज हैं उनका नाम है, और ये किसने इनको नेमिंग की थी, इनकी नाम दिया था, नामकरण किया था, और डिस्कवरी किसने की थी। तो ये हम पढ़ेंगे। और अगर हम कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अलग अलग तरह से इनको पढ़ रहे हैं तो भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पर हम इनको नाम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में उसको नोट करें और फिर याद करें, तो आसानी से फिर एक बार वो परमानेंट के लिए फिर वो याद हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सेल्स हैं, खासकर जो डेड सेल था उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और यही थे जिन्होंने नाम भी दिया था नाम। तो इसके अलावा जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया और स्पर्म सेल जिसको लिविंग सेल्स हैं उनको डिस्कवर किया था एंटन वैन लेeuwenhoek ने, लेकिन इनका नाम क्या दिया था उन्होंने, एनिमलक्यूल्स जो है नाम दिया था। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, और नेमिंग भी इन्होंने ही दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है वो एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी, और बेंडा ने इसको नाम दिया था। इसके अलावा जो सेल थ्योरी है वो उसका क्रेडिट जाता है शाल्टन एंड श्वेन ने जो सेल थ्योरी दी थी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फ्रॉम माइस से जो है वो किसने डिस्कवर किया, वेन्स एंड कोफमैन ने। और एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम ह्यूमंस को डिस्कवर किया है जेम्स थॉमसन ने। गोल्गी अपरेटस, तब नाम है गोल्गी अपरेटस, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में जो है इसकी डिस्कवरी की थी, तब इसको गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। क्लोरोफिल की जो डिस्कवरी है वो इन्होंने की थी जोसेफ बेनिम और जोसेफ पेल्टियर जो है इन्होंने की थी डिस्कवरी क्लोरोफिल की। तो इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ER, इसको डिस्कवर किया था फुलमैन, पोर्टर एंड क्लॉड ने 1945 में। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेमिंग की थी वो दी थी पोर्टर ने इन 1953 में, उनका नाम दिया था। डिस्कवरी ये 1945 में हुई थी। राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में, इसलिए इसको राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। लाइसोसोम को डिस्कवर किया गया था 1955 में बाई क्रिस्टन डी ड्यूब ने इसको डिस्कवर किया था। वैक्यूल की डिस्कवरी जो है वो क्वेश्चन आता भी है, प्रोटोजोआ में की गई थी बाई स्पेलेंजनी इन ईयर 1776 में, लेकिन जो नेमिंग की थी वो इनकी हुई है 1841 में बाई डुजरादीन ने इनको किया था। न्यूक्लियोलस जो है इसको डिस्कवर किया था फोंटेना ने
1774 में, लेकिन नाम जो है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक होता है, तो वो नेमिंग की थी बोहमैन ने। इसके अलावा क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जो है वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में जो है डिस्कवरी की थी। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है वो जो नेमिंग की थी वो नेगेरियन क्रैमर ने की थी, जबकि चार्ल्स ओवरटन है जिन्होंने इसको क्या है डिस्कवर किया था सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलग अलग फिर स्ट्रक्चर भी आते हैं, वो हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो तब जानेंगे कि उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी आता है वगैरह, तो किसने दिया था। इसके अलावा जो सेल वॉल है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, जब सेल की थी तभी 1665 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। और जो यहाँ पर आ रहा है सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी जो है आपने पहले पढ़ लिया कि कब दी गई थी, 1839 में। अब फिर क्वेश्चन आता है अब आगे हम सेल के ऊपर कि सेल एक्चुअली फिर क्या चीज़ है। तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और हर एक सेल जो है इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म को कवर करता है एक सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया सेल, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और अंदर इसके क्या हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया सेल। तो सेल के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, डीएनए, आरएनए, और बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जो टर्म है कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुलाई, जो हमने पढ़ा वैसे भी कि इसका मतलब होता है ये स्मॉल रूम, तो वहाँ से ही इसका नाम पड़ा था जो है सेल। तो ये हम देख पा रहे हैं एक टिपिकल सेल जिसमें वैक्यूल भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर डीएनए वगैरह क्रोमोसोम वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। गोल की बॉडी देख पा रहे हैं हम, लाइसोसोम देख रहे हैं, वैक्यूल भी है, और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं न्यूक्लियस, राइबोसोम, तो ये अंदर ये साइटोप्लाज्म है। तो ये एक सेल है टिपिकली हम जो देख पा रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो अब जब हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं जिनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये बनते किस तरीके से हैं, सेल का क्या है वो हायरार्की से हम ज़्यादा समझ सकते हैं। सबसे छोटा जो है हम मानते हैं एटम। जब एटम मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनल। यहाँ तक जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनल लेवल तक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो सिंगल सेल का होता है, तो सेल से जो है लाइफ शुरू होती है, इससे नीचे नहीं। ऑर्गेनल का ये है कि कोई गोल्गी बॉडी अकेला फिर जो का ऑर्गेनिज्म नहीं बना हो, गोल्गी बॉडी भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम भी होगा, लाइबोसोम भी होंगे, तो तब जाकर क्या है एक पूरा सेल बनेगा, तो वहाँ से फिर लाइफ शुरू होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल होता है, उससे कम नहीं होता। और जब सेल मिलते हैं तो बनता है टिश्यू जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, जैसे जो है हार्ट हो गया, लंग वगैरह हो गया जो है ऑर्गन। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, तो फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल बनता है। और हर एक इंडिविजुअल मिलकर बनाते हैं किसी भी एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम में जाकर वो बनाते हैं पॉपुलेशन। और बहुत सारी पॉपुलेशन रहती होती है, चाहे डॉग की हो, कैट की हो, ह्यूमन पॉपुलेशन किसी एरिया में रहती है, तो फिर बनता है कम्युनिटी बनती है। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर बनाती हैं इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम बनकर बनाते हैं बायोम, और सबसे ऊपर आता है फिर बायोम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो सेल के जो है फिर इस हायरार्की से ये पता चल गया कि सेल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक तो ये चीज़ है कि सेल में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। और सेल्स भी जो है इनके टू टाइप्स होती हैं सेल्स की। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि क्या होता है जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये सेल होगा। और जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, डीएनए वगैरह, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होगा, तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस होगा, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल,
जिसमें ये न्यूक्लियस जो है डीएनए वगैरह जो है वो बाहर ऐसे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, एक जगह पर होता है, न्यूक्लियाइड जगह होती है वहाँ पर होते हैं, लेकिन इसको जो है सेल मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें लैक ये न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड जिस रीजन में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला टिफाई बैक्टीरिया है, या ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो हो गया, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये आइदर सिंगल सेल के भी बने होते हैं और मल्टी सेलुलर के भी बने होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स में वो कौन कौन से हैं? सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से सेल के बने हुए हैं? अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये यूकैरियोटिक सेल्स के ही बने होते हैं, लेकिन सिंगल यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। जबकि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, जो जिसमें कि अर्थवॉर्म हो गया, ऑक्टोपस, फ्रॉग, ह्यूमन, ये हम सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं, जो कि बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया और क्लैमाइडोमोनास हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ गया ऑक्टोपस, पेट्रोमाइजोन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब नोट करने की ये बात है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज़ के होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? रिलेटिवली लार्जर साइज़ के होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर देखें हम तो ए सेक्शुअल होता है इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ ए सेक्शुअल जो है रिप्रोडक्शन होती है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्शुअल भी होती है और ए सेक्शुअल दोनों होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है? लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर। तो उसके बाद क्या है कि जो सेल थ्योरी 1839 में शेल्डन एंड श्वेन ने जो उन्होंने दी थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो आज जो एग्जिस्ट करती है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो सेल थ्योरी है वो ये है कि हर एक लिविंग थिंग्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है हमने जैसे हायरार्की में भी देखा, वो क्या होता है? सेल होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे सिंगल के हों चाहे ज़्यादा के हों। वो ऑल लिविंग सेल्स जो है अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न। पुराने सेल डिवाइड करते हैं तो नए सेल बनते हैं, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो दिया था, ये इन्होंने डिस्कवरी। तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है कौन है? वो सेल्स होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में। और एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है ऑन इंडिपेंडेंट सेल। एक सेल ही पूरे तरीके से क्या है? फंक्शन कर सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को चलाता है। तो उसमें रेस्पिरेशन भी होती है, उसमें बाकी भी जितने भी हैं एक्सरसाइज सारी होती हैं। एनर्जी जो फ्लो करती है मेटाबॉलिक और केमिक जो है वो सारी सेल के अंदर ही होती है। मेटाबॉलिज्म एक सेल के अंदर ही बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे डाइजेशन का बात हो, रेस्पिरेशन की बात हो, कुछ भी। सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं, और आरएनए वगैरह भी होता है, और ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल में, या साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाइड में जगह होती है, वहाँ होते हैं। ऑल सेल्स जो है बेसिकली जो है उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, और हर एक ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन जो सेल्स की होती है वो लगभग सेम रहती है। तो अब जो है कि दिस इज़ ऑल अबाउट की डिस्कवरीज, खास जो डिस्कवरीज हैं हमने वो देखी, अब किस ईयर में हुई, क्या है वो हम नोट कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नोट करके याद कर सकते हैं। तो अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं, अब नेक्स्ट जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल फिर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, खास क्या डिफरेंस है। और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स की ही टाइप्स हैं, सब टाइप में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, इनमें क्या डिफरेंस है वो आने वाले टॉपिक्स में हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।